बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान एयरलाइंस के तैयारे PK 8303 के हादसे के हवाले से। बहरहाल हमने सोचा कि इस हवाले से हम किसी ऐसे शख्स से बात करें जिसका बड़ा एक्सपीरियंस हो, ख़ास तौर पे एयर ट्रैवलिंग के हवाले से या जो फ़ज़ाई मेज़बानी होती है इसके हवाले से। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। वैसे तो मीडिया की बड़ी शख्सियत हैं, आपने इनको ड्रामों में भी देखा होगा, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, मुख्तलिफ इनकी टेलीफिल्म्स भी आ चुकी हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ ये सदर हैं पाकिस्तान एयरलाइंस कैबिन क्रू एसोसिएशन के, जनाब नसरुल्लाह खान अफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसरुल्लाह भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। सर, इतने सवालात हैं, समझ में नहीं आता कि कहाँ तो मतलब एयरपोर्ट जो कि बहुत इंतहाई हसास मकाम समझा जाता है किसी भी मुल्क का या किसी भी शहर का, क्या वहाँ के रनवेज़ पे आजकल तो जहाज़ जब लैंड कर रहा होता है तो उसका जो रेयर कैमरा या जो उसका डाउन कैमरा होता है वो तक जो है वो जहाज़ का यानी रनवे की तमाम चीज़ें दिखा रहा होता है। तो सर, क्या हमारे एयरपोर्ट के ऊपर रनवेज़ पे और दूसरी जगह क्या CCTV कैमरे मौजूद नहीं है? यहाँ एक 10 मंजिला इमारत बनती है ना सर, उसकी जो एसोसिएशन है वो 100-150 कैमरे अपनी इमारत में लगाती है, ये आम प्रैक्टिस है। क्या हमारे एयरपोर्ट पे CCTV कैमरे मौजूद नहीं है सर? सबसे पहले तो जहाँ बहक होने वालों के लिए दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और लवाकिन को सब्र दे। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो रनवेज़ हैं और जो उनकी यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात जो मतलब ये तो खैर जो बात है वो लेकिन दूसरा ये है कि मैं एक चीज़ पे बड़ा अभी जैसे आपने अपनी बातचीत में भी ये बात की कि कंट्रोल टावर से जो कप्तान की कॉकपिट की जो बातचीत हुई थी वो कैसे लीक हुई। अब मुझे इस बात की हैरत है कि एक जहाज़ जो है शुरू में हमें ये बावर कराया जाता रहा, आपको शायद याद हो पहले दिन चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ यही चलती रही कि जहाज़ से जो है वो इंजन से परिंदे टकरा गए और दोनों इंजन से टकरा। दोनों इंजन से ये शायद जिंदगी में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ और इंजन से परिंदे टकराने की वजह से इंजन फेल भी हो गए। जी, इंजन फेल हो गए। तो ये खबरें आती रही, उसकी कोई तरदीद नहीं की गई। और उसके बाद जो है वो जहाज़ ने, मुझे ये हैरत हुई, मैं तो ये यकीन ही नहीं कर रहा था, जो लोग मुझसे पूछते थे, जितना थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा था उसके हवाले से, कि जहाज ने लैंड कैसे कर लिया। लैंड तो वो मतलब ये है कि नहीं कर सकता था लैंड। अच्छा, लैंड करने के बाद फिर वो उड़ कैसे गया, तो मैं ये यकीन नहीं कर रहा था। यहाँ पता चला कि जहाज जो है उसके इंजन्स रनवे पे टच होने के बाद उड़ भी चुके हैं। तो क्या कंट्रोल टावर को ये नजर नहीं आए थे? अगर कंट्रोल टावर की गुफ्तगू लीक हो सकती थी तो क्या इस बात की तरदीद और इस बात की तस्दीक या ये इतला नहीं दी जा सकती थी कि जहाज जो है वो टच हुआ है, उसके इंजन्स टच हुए हैं और उसके बाद जो उस टच होने की वजह से जो डैमेज हुए उसकी वजह से जो है ड्यूरिंग फ्लाइंग वो थोड़ी देर के बाद जो है वो कोलैप्स कर गए, यानी वो शट डाउन हो गए और वो जो है वो बगैर इंजन्स के वापस आने लगा। तो ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक मुसाफिर खुशकिस्मती से जो मोहम्मद जुबैर या एक और भी साहब जो है उनकी वो बच गए इसमें, अगर उनका बयान ना आता तो फिर ये हमें पता ही ना चलता कि ये जहाज जो एक दफ़ा लैंड कर चुका था और इसके इंजन टच हुए थे और इसने दोबारा जो है वो गो अराउंड किया। सर, आपने तकरीबन कितनी फ्लाइट्स होंगी, कितने फ्लाइंग आवर्स आपके होंगे? हमारे तो खैर फ्लाइंग आवर्स उस हिसाब से, फ्लाइंग आवर तो ये चीज़ होती है कि कप्तान के होते हैं, क्योंकि उसी की बुनियाद पे उनकी आगे तरक्की भी होती है और वही फ्लाइंग आवर्स उनके तजुर्बे और उनकी सीनियरिटी को काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे फ्लाइंग आवर्स उस लिहाज से तो नहीं होते, हमारी तो एक सर्विस है और हम तो ये है। लेकिन हमारे जो कैबिन क्रू के जो हमारे अपने फ्लाइंग होते हैं वो हम तकरीबन जो है वो मतलब सिविल एविएशन का जो कानून है उसके मुताबिक कैबिन क्रू 100 घंटे से ज़्यादा पर मंथ नहीं कर सकता फ्लाइंग। 100 घंटे से ज़्यादा? 100 घंटे से ज़्यादा। लेकिन हमारे फ्लाइंग आवर्स उस हवाले से काउंट नहीं होते जिस हवाले से कॉकपिट के कप्तान के फर्स्ट ऑफिसर के जो है वो होते हैं। तो वो तो उनके लिए, हमारे ये कप्तान जो थे ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और जितने एतमाद से ये वापस दोबारा लैंड करके आ रहे थे गो अराउंड के बाद, तो मैं नहीं समझता कि ये जो है सानेहा कोई इस वजह से हुआ कि ये रनवे तक नहीं पहुंच सके। बल्कि मेरा तो ये अंदाज़ा है, हालांकि देखें हम यहाँ पे बैठ के जो है वो ना तो हमें किसी के ज़ख्मों पे नमक पाशी करनी है और ना हम जो है वो कोई ऐसे यानी कोई किसी के दिल दुखाने वाला कोई
कमिटमेंट देना चाहें। एक्सपर्ट्स भी नहीं है। देखिए 11 रुकनी टीम आई हुई है बाहर से, और वो जाहिर है इम्पार्शल है, वो किसी की तरफदारी तो नहीं करेंगे, वो एक इंक्वायरी करके जो है उसकी अपनी रिपोर्ट देंगे। वो अपना तजुर्बा यानी वो अपना एक्सपीरियंस या वो अपना एनालिसिस जो है नहीं बता रहे आपको, तो हम कौन होते हैं कि यहाँ बैठ के हम ये कहें कि जी कप्तान की गलती थी या एटीसी की गलती थी या ये हुआ या जब तक कि एस्टैब्लिश ना हो जाए। लेकिन हाँ, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, अब चूंकि हम बैठे हैं, थोड़ा बहुत हम इस पे गुफ्तगू कर सकते हैं एहतियात से, लेकिन किसी पे नमकपाशी नहीं कर सकते किसी के जख्मों पर। वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि आपसे भी मेरी गुफ्तगू हुई ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफिस में बैठ के, या मेरी और लोगों से भी बातचीत हुई, उसमें मेरा अंदाजा ये है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कि कैप्टन की जो गुफ्तगू या जितने कॉन्फिडेंटली वो बात कर रहे थे बगैर किसी टेंशन के, तो मैं ये समझता हूँ कि ये लैंडिंग वो कर लेते, वो कर सकते थे। ग्लाइड करके जहाज आ रहा था। मैं ये समझता हूँ कि जो बिल्डिंग ऊंची थी जिससे जहाज की टेल टकराई है जाके, मैं समझता हूँ शायद इसकी वजह से रुकावट हुई, अदरवाइज तो वो शायद लैंड कर जाते। यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई जहाज़ इस तरीके से लैंड नहीं कर पाता है और वो दोबारा हवा में बुलंद होता है और उसके बाद 10 से 15 मिनट, जैसे ये कह रहा हो सकता है 5 मिनट का वक्फा हो, तो क्या कप्तान ऐसी सूरत में कैबिन क्रू को ये हिदायत देता है कि अब क्रैश लैंडिंग हो सकता है करें? अच्छा, इसमें फिर वही मैं अपनी बात को थोड़ा सा जो है वो दोहराऊंगा अभी जो मैंने आपसे की, वो ये है कि कप्तान जो है वो मेरे ख्याल से वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि मैं दोबारा लैंड कर जाऊंगा। जब उन्होंने गो अराउंड किया, तो अगर उनके जहन में ये होता कि ये मैं इमरजेंसी लैंडिंग या बेली लैंडिंग या जो भी कह लें उसको मैं कर रहा हूँ और मेरे लिए मुझसे कोई भी हादसा हो सकता है, तो वो डेफिनेटली कैबिन क्रू को जो है निट्स देते। निट्स जो है हमारी जो हमारी इमरजेंसी ट्रेनिंग होती है, बेसिकली कैबिन क्रू जो है वो सेफ्टी प्रोफेशनल्स होते हैं। हम जो इतने पढ़े लिखे लोग लिए जाते हैं कैबिन क्रू, और इतने फिर उनकी हर साल में कोई 5 किस्म की जो ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारा अपना एक लाइसेंस होता है जो सिविल एविएशन से अप्रूव्ड होता है, और सिविल एविएशन वो लाइसेंस हमें इशू करती है। हमें इमरजेंसी ड्रिल्स जो है कराई जाती हैं कि किस तरीके से हमने पैसेंजर्स को मतलब ड्यूरिंग इमरजेंसी जब लैंडिंग हो जाए या आग लगी हुई हो या ड्यूरिंग फ्लाइट जो है कोई इमरजेंसी हो जाए, तो हमने उसको किस तरीके से टैकल करना है। क्योंकि जाहिर है वहाँ पे ना तो फायर ब्रिगेड होती है, ना डॉक्टर होता है, ना पुलिस वाले होते हैं, जो तीसरी एक हम यानी आसमान और ज़मीन के दरमियान में हम जो ट्रैवल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कैप्टन ने जब गो अराउंड किया तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की, अदरवाइज वो कैबिन क्रू को ये कहते कि हम जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करें, जिसमें तकरीबन 20 मिनट या मतलब 20 मिनट तक वैसे दिए जाते हैं, हम इमरजेंसी में यही पढ़ते हैं। लेकिन हो सकता है कि कैप्टन कहते 15 मिनट टाइम है, आप कैबिन को क्लियर कर दें, यानी इमरजेंसी के लिए कैबिन को प्रिपेयर कर दें। और उसमें इमरजेंसी में फिर हम बाकायदा एक अनाउंसमेंट होती है जो कि सीनियर पर्सन करता है, और उस पर कैबिन क्रू जो है वो पैसेंजर्स के सामने डेमोस्ट्रेशन करता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। फिर उसमें ऑक्सीजन मास्क का गिर जाना, ब्रेस पोजीशन लेना, लाइफ जैकेट पहन लेना, तो उनको यहाँ लाइफ जैकेट, अगर डिचिंग हो रही है कहीं समंदर पे या पानी पे, जहाज इमरजेंसी में लैंड कर रहा है, कहीं वो फील्ड पे नहीं पहुंच सक रहा, किसी रनवे या एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सक रहा, पानी पे लैंडिंग करनी पड़ रही है, तो फिर वो उसकी डेमोस्ट्रेशन करना, वो बताना कि किस तरीके से लाइफ जैकेट। तो अगर ये चीज़ कप्तान ने नहीं की, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से जाहिर ये करती हैं कि कैप्टन जो है मतलब वो वेरी मच कॉन्फिडेंट थे कि मैं लैंडिंग कर जाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि शायद वही बिल्डिंग का मसला या जो भी है, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये कि बहुत ही अफसोसनाक किस्म का सान्या हुआ है ये। और मेरा अंदाज़ा ये है इन चीज़ों से या इन बातों से कि जी वो शायद कॉन्फिडेंट थे कि मैं लैंडिंग कर जाऊंगा, जो कि बदकिस्मती से वो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नसरुल्लाह भाई, आपने बातचीत सुनी और यकीनन आपको भी आइडिया हुआ होगा। इस पे एक बात करना चाह रहा था। आफ्ताब साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि जो बच्चियां जो काम करने वाली थी घरों में वो जल गई, और उनकी इमदाद के लिए जो है इन्होंने बड़ा एहसन किस्म का इकदाम किया है। अल्लाह करे कि इनको ये पैसे मिल जाएं जो उन बेचारियों को उनके लिए इन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पिछले तजुर्बात, वैसे तो हमें मौजूदा गवर्नमेंट या इमरान खान साहब से जो है वो बड़ी उम्मीदें हैं, बहरहाल मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि, और अब तक चूंकि सर पर्सनली आपने नहीं फील किया कि कम से कम कराची एक दफ़ा तो आना चाहिए था सर इस हादसे के बाद? इन्होंने एक बात अच्छी कही, मैं बीच में बोलते बोलते रुक गया था, लेकिन फिर मैं इसलिए रुक गया, मैंने कहा कि इंटरप्ट
करूँगा, खामखा में वो बात से डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ, देखें रियलिटी को देखना चाहिए। अगर वो आते ना तो डिस्टर्बेंस ही होती, वो सही कह रहे थे। पूरा प्राइम मिनिस्टर आता, फिर वहाँ पे वो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, ये वो जाहिर उनकी सिक्योरिटी, फिर तो वो लोग जो सिक्योरिटी पे मामूर होते हैं वो फिर उनको ना देखते कि वो सानेहा हुआ है, वो इनको देखते कि हमें, क्योंकि जिम्मेदार होते हैं। तो मेरे ख्याल में ना आना बेहतर था। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा तरीके से इस चीज़ को पूरा वहाँ से जो है ऑर्गेनाइज किया या मैनेज किया और ऑल द टाइम जो इनसे इन कांटेक्ट रहे, ये ऐसा काम था उनका। आना मैं नहीं समझता आने से होता भी क्या। अब देखें ना, जैसे उन्होंने बताया कि जी सीएम साहब, अब इनकी मजबूरियां भी होती हैं। सीएम साहब आए, अब कुछ अब लोगों ने तनकीद की कि जी उनकी वजह से डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन अगर वो ना आते तो फिर ये कहा जाता है कि ये बड़े हमारे यहाँ बड़े मसले मसाइल हैं, क्योंकि हम जो है हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। हम कोरोना के स्पेशलिस्ट भी बने हुए हैं। हम जो है फिर जो रमज़ानों में जो है वो उलमाए दीन के से आगे हम मसाइल के ऊपर जो है वो स्पेशलिस्ट हो गए। आजकल हम जो है वो एविएशन के स्पेशलिस्ट बने हुए सारे। तो बात यह है कि हम लोगों में ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे उस दिन मैं एक चैनल पे देख रहा था तो वैसे आप लोग जब लेकिन मैं एक बात जो मैं करना चाह रहा था, मैं माजरत चाहता हूँ, वो बच्चियों के लिए जो इन्होंने किया, तो अल्लाह करे कि वो पैसे उनको बच्चियों को मिल जाएं। लेकिन मुझे इनसे तो खैर उम्मीद है, लेकिन 2016 में आपको याद होगा हमने स्ट्राइक की थी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, और उसमें हमारे दो जो है वो बहुत ही स्किल्ड किस्म के, यानी एक एयरक्राफ्ट 777 के इंजीनियर भी शहीद हुए थे और एक हमारे IT जुनेद जमशेद साहब जिसमें शहीद हुए थे। नहीं, मैं स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। जो हमने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कराची है, हमने जो ऑपरेशन भी फिर बंद किया था, ज़ाहिर मजबूरी थी, ऑपरेशन खुद ब खुद बंद हो गया, फिर 2 बंदे शहीद कर दिए। उनके लिए भी जो है एहतजाज की वजह से, एहतजाज किया। हम प्राइवेटाइजेशन नहीं चाह रहे थे। हम ये समझते हैं, देखें मुझे भी तकरीबन कोई 35-36 साल हो गए PIA में। ठीक है, मैं बड़े लोअर कैटेगरी, ये बड़े लोगों, ये जो ऊपर बैठे हुए इनके लेवल का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि PIA में पोटेंशियल है। ये मुझे उस बड़े लेवल पे बैठ के देखने की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी PIA को देख सकूँ। PIA में इतना पोटेंशियल है। आज तक PIA को अच्छी क़यादत नहीं दी गई, क्योंकि ऊपर की जो आज तक जो गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने हमेशा सियासी बुनियादों पर यहाँ भर्तियाँ की। तो मैं ये कहना चाह रहा था, खैर फिर बात हट जाती है, वो तो एक पूरा एक मौजू है उस पर। उस वक्त भी जो है वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था उन 2 शोहदा के लिए कि जी इनको हम पैसे देंगे, वो आज तक नहीं मिले। सिंध गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था वो पैसे मिल गए थे। लेकिन जो वफाकी गवर्नमेंट ने उस वक्त 2016 में ऐलान किया था, वो पैसे आज तक उनको नहीं दिए गए। तो अल्लाह करे कि आफ्ताब साहब ये वाले पैसे मिल जाएं, क्योंकि ये तो सारे मिलने ही वफाकी हुकूमत की तरफ से 10-10 लाख रुपए जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज को मिल रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो ये है कि वो चूंकि खुद स्पोर्ट्समैन हैं और वो एक्टिव आदमी है, वो मतलब आप अगर आपको याद हो, आपकी खैर उम्र तो इतनी नहीं, हमारी तो हम भी उस जमाने में क्रिकेट खेलते थे, तो ये चीता बने हुए होते थे। तो इनका वही स्टाइल है, ये हर चीज़ में इनकी नज़र है। आप देखें ना, बेचैन रहते हैं हर वक्त, यूँ ये इनकी तबीयत में बेचैनी है, ये किसी चीज़ को। फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें प्राइम मिनिस्टर दिया, ईमानदार तो है ना। अगर तजुर्बा नहीं है तो जिनके तजुर्बे थे आपकी एसोसिएशन PTI को सपोर्ट करती है, मुझे ये बताएं। एसोसिएशन बेसिकली हमारी जो है, क्योंकि इलेक्शंस भी तो आपके होते हैं, लेकिन सियासी जमातों की बैकिंग भी होती है, जाहिर सी बात है। हमारी जितनी जो एसोसिएशन है वो नॉन पॉलिटिकल है। हमारे बायलॉज, लेकिन फिर भी सर मैंने सुना है कि जो एसोसिएशंस बनी ज़ाती तौर पे बैक एंड पे कहीं ना कहीं किसी न किसी सियासी जमात की सपोर्ट जरूर हासिल होती है। नहीं, देखें उस पर तो मैं ज़ाहिर है कोई मुबालगा राय नहीं करूंगा। और जो बरसर इख्तिदार जमात होती है, ज्यादातर किसी एक एसोसिएशन को सपोर्ट हासिल होती है, वही एसोसिएशन जो इलेक्शन तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, हमने स्ट्राइक की थी और बिल्कुल फ्रंट लाइन पे मैं था। अच्छा, मैं बिल्कुल उस वक्त आपको PTI ने सपोर्ट की थी सर? जब आपने इमरान खान साहब आए थे, बिल्कुल इस्लामाबाद सपोर्ट की थी, उस वक्त भी उन्होंने सपोर्ट की थी। उन्होंने ऐलान किया था कि हम PIA को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, उस पर आज तक कायम है वो। उन्होंने सर प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है, कोई मैसेज जो आप देना चाहें इस हादसे के हवाले से या इन जनरल कैबिन क्रू के हवाले से, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है कैबिन क्रू ख़ास तौर पे एयर ट्रैवल के दौरान। मैसेज अगर इस हवाले से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सानिया था। ईद से 2 दिन पहले लोगों के ज़ाहिर है जो लोग जिनकी शहादतें हुई, उनके घर वालों पे तो बिल्कुल आसमान टूट पड़ा। तो उनके लिए बिल्कुल ज़ाहिर है हमारे जो है वो दिल खून के आंसू रोते रहे। और ईद के दिन भी जो है वो हमें पता ही नहीं चला कि ईद का दिन है, क्योंकि इतना बड़ा सानिया जो है वो, एक तो हमारे अपनी कम्युनिटी के लोग उसमें शहीद हुए, और दूसरा ये है कि फिर इतने बड़ी तादाद में लोगों की जो है एक साथ
शहादत हुई। तो बहरहाल मैसेज यही है कि अगर ईमानदारी से और अपने अपने फ़राइज़ को समझते हुए लोग अपने ही डोमेन में काम करें और दूसरे के दायरों में घुसने की कोशिश ना करें, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और ये कौम जो है ये बहुत तरक्की करेगी। तो खुदारा जो है वो अपने अपने ही अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए काम इख्तियार में रहते हुए और अपने गिरबान में झांकते हुए अपने आप को देखते हुए दूसरों पर तनकीद करें। और ये है कि अपने काम जो है या जो आपके फ़राइज़ हैं वो दयानतदारी और ईमानदारी से उसको अंजाम देने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह खान अफरीदी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान एयरलाइंस कैबिन क्रू एसोसिएशन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे प्रोग्राम